दोस्तों, कैसा हो अगर आपके मरने के बाद भी आपकी कॉन्शियसनेस को इस तरह जिंदा रखा जाए कि आपको लगे ही ना कि आप कभी मरे थे। आज की मूवी आर्काइव में हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं दोस्तों। 2038 में हम जॉर्ज नाम के साइंटिस्ट को देखते हैं जिसकी डेजिग्नेशन जापान में है। वो एक जंगल के बीच बहुत बड़े रोबोटिक कंपाउंड में अकेला रहता है और वही काम करता है। उसके साथ उसकी दो क्रिएशंस J1 और J2 रहते हैं जो उसके हेल्पर्स हैं। J2 अपना फेवरेट कार्टून देखती है और जॉर्ज को बताती है कि उसे एक सपना आया जिसमें वो कार चला रही थी। शाम को जॉर्ज जूल्स नाम की औरत से बात करता है जो कभी उसकी वाइफ हुआ करती थी। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो जूल्स के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। वो उसे कहती है कि वो उससे अब बात नहीं करेगी और उसे उम्मीद है कि जॉर्ज यहाँ खुश है। जॉर्ज कुछ मिनट तक शांत रहता है और थोड़ी देर बाद वो खुद को जूल्स के साथ कार में देखता है। प्रेजेंट टाइम में जॉर्ज अपनी बॉस साइमन से बात करता है जो कहती है जॉर्ज को 2 साल हो चुके हैं लेकिन अब तक उसने 2 अनसक्सेसफुल रोबोट्स के अलावा तो कुछ बनाकर नहीं दिखाया। वो J1 और J2 को हॉरिबल कहती है। वो उसे याद दिलाती है कि उसके पास अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के लिए बस 3 साल है। कॉल के बाद J2 और जॉर्ज उसकी बॉस के बारे में बात करते हैं। वो J2 से कहता है कि साइमन को J1 और J2 के बारे में जितना कम पता चले उतना ही अच्छा है, नहीं तो वो उन्हें भी शट डाउन कर देगी। J2 एग्री करती है और J1 को उसके बॉस की बात को इग्नोर करने को कहती है। कुछ देर बाद जॉर्ज अपना काम करने जाता है, साथ ही वो अपनी वाइफ की वीडियो मेमोरी प्ले करता है। वो अपने अगले प्रोटोटाइप पर काम कर रहा था जिसे वो J3 कहता है। J3 बाकी रोबोट से काफी अलग थी जिसके पास एक्चुअल ह्यूमन फॉर्म थी दोस्तों। J2 चुप चुप करके देख रही थी कि आखिर जॉर्ज कर क्या रहा है। जब जॉर्ज और J2 बाहर रिसेप्शन सिस्टम फिक्स करने जाते हैं तो जॉर्ज नोटिस करता है कि J2 बिल्कुल शांत थी। थोड़ी देर बाद वो जॉर्ज से पूछती है कि वो तीनों एक टीम है फिर भी वो उन दोनों को उसकी हेल्प करने क्यों नहीं देता। जॉर्ज उसे अश्योरेंस देता है कि वो उन दोनों को नए रोबोट से रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन J2 को उसकी बात पर भरोसा नहीं क्योंकि न्यू रोबोट उन दोनों से ज्यादा बेहतर है। जॉर्ज उसकी बात को इग्नोर करने के लिए उसे अंदर जाने का ऑर्डर देता है क्योंकि स्नो से उसकी मशीन गीली हो सकती है। जॉर्ज स्टेशन के अंदर आकर J3 की असेंबलिंग करने लगता है। वो सक्सेसफुली उसके ब्रेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टॉल कर देता है, लेकिन उसका सिस्टम उसे पूरी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता क्योंकि वो जूल्स की मेमोरी को भी कलेक्ट करने लगी थी। जॉर्ज उसे एडजस्ट करने के लिए हाइबरनेशन में डाल देता है। अगली सुबह जब जॉर्ज उठता है तो वो देखकर हैरान ही हो जाता है कि उनकी एंट्रेंस पर एक डॉग था। वो डॉग को भगाकर सिस्टम को एंट्रेंस बंद करने को कहता है, लेकिन वो काम नहीं करता। J2 ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है और J2 को काफी अच्छा लगता है जब जॉर्ज उसकी हेल्प मांगता है। जॉर्ज और J2 सिस्टम रिपेयर कर रहे थे जब एक गाड़ी आकर वहां रुकती है। इसमें मिस्टर सिनक्लेयर और मिस्टर मेलविन होते हैं जो आर्काइव कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है। जॉर्ज J2 को स्टेशन के अंदर जाने को कहता है जब तक ये लोग वापस ना चले जाए। रिप्रेजेंटेटिव्स उसे कहते हैं कि उन्हें एक नोटिफिकेशन आया है जिससे उन्हें पता चला है कि उसने अपनी वाइफ को अलग स्टेट में सेट किया है। साथ ही ये लोग उसके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। मिस्टर सिनक्लेयर उससे नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन जॉर्ज मिस्टर मेलविन की मैसेज को देखकर डिस्ट्रैक्ट होता है। मिस्टर मेलविन को पता चलता है कि किसी ने उसकी सिक्योरिटी सील्स को खराब कर दिया है, लेकिन जॉर्ज इन सब बातों से इनकार करता हुआ उन्हें रीचेक करने को कहता है। मेलविन को शक होता है और वो उसे याद दिलाता है कि ये जगह सिर्फ कंपनी के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज की जाएगी। अगर पर्सनल रीजंस के लिए यूज किया गया तो वो उसे लीगली यूनिट से हटा देंगे। अगर वो रूल्स के खिलाफ कुछ करता हुआ पकड़ा गया ना तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। जॉर्ज कहता है कि उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया और कंपनी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। उन लोगों के जाने के बाद जॉर्ज को पता है कि उन्हें एविडेंस मिल जाएगा, इसलिए वो बिना देरी किए J3 को कंप्लीट करने जाते हैं। J3 जॉर्ज के चेहरे पर एक घाव देखती है। जब जॉर्ज बताता है कि एक एक्सीडेंट की वजह से ये घाव उसके चेहरे पर लगा, J3 उसे बताती है कि उसे कुछ सपने आते हैं, लेकिन वो श्योर नहीं है कि वो उसके सपने ही है या मेमोरीज। J1 वहां आकर खुद को J3 से इंट्रोड्यूस करती है। जॉर्ज J3 को बताता है कि J1 के साथ मोबिलिटी प्रॉब्लम है और उस समय उसके पास टाइम कम होने की वजह से वो उसके हाथ नहीं बना पाया। ये सुनकर J3 पूछती है कि क्या वो उसे खत्म कर देगा, जिस पर जॉर्ज कहता है कि वो इस पर काम कर रहा है जिससे J1 फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाएगी। वो बताता है कि J1 की एज 5-6 साल के बाद ग्रो होनी बंद हो गई थी और इसी तरह J2 का ब्रेन 16-17 साल के बाद डेवलप होना बंद हो गया था। फिर वो J3 को उसका ब्रेन दिखाता है जो कि फुल्ली फंक्शनल है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि J2 ये सब CCTV में देख रही थी। उसे J3 से जेलसी होती है और उसके मन में J3 को डिस्ट्रॉय करने का ख्याल आता है। एक रात जब जॉर्ज सो रहा था तो J2 बेसमेंट में डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय करने लगती है और उसी समय जॉर्ज सपने में अपनी वाइफ को याद करता है।
जॉर्ज अपनी वाइफ को गुड न्यूज बताता है कि उसकी कंपनी उसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, जिसमें वो रिसर्च करके उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के एंड तक एक प्रोटोटाइप बना कर देगा। जूल्स काफी खुश होकर कांग्रेचुलेट करती है। जॉर्ज उसे बताता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान वो जापान में रहेगा, जिसे सुनकर जूल्स हैरान होती है और तभी वहां ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती है। जॉर्ज उसे कहता है कि अगर वो मना करेगी तो वो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी माहौल ऑकवर्ड ही रहता है। अचानक एक कार क्रैश होती हुई उनकी कार पर गिर जाती है, जिसे एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। जॉर्ज की नींद एक तेज बजते हुए अलार्म से खुलती है। वो देखता है कि उनकी खिड़की टूट रखी है और J3 अपनी जगह से गायब है। उसे लगता है कि किसी ने उसे चुरा लिया है। वो बेसमेंट में जाकर उसे ढूंढता है। अगले दिन तक भी वो J3 को ढूंढ नहीं पाता, लेकिन हार भी नहीं मानता। वो पूरे जंगल को 2 एरियल डिवाइसेस से खोजता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता चलता। तभी उसे जूल्स दिखती है। वो दोनों एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जिसे आर्काइव कहते हैं। जॉर्ज उसे एक्सप्लेन करता है कि आर्काइव के क्लाइंट्स 200 घंटे तक भी अपने मरे हुए लव्ड से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जूल्स मर चुकी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की वजह से जॉर्ज जूल्स से 200 घंटों तक फेस टू फेस बात कर सकता है। जूल्स उससे पूछती है कि वो क्यों एक मरे हुए इंसान से बात करना चाहता है, जिस पर जॉर्ज कहता है कि ताकि वो उसे अच्छे से गुड बाय बोल सके। वो कहता है कि वो जूल्स को मिस करता है, लेकिन जूल्स को ऐसा नहीं लगता और वो किसी मशीन की तरह ट्रैप रहना नहीं चाहती। जूल्स गायब हो जाती है और जॉर्ज अब तक J3 को ढूंढ नहीं पाया। जॉर्ज दिन में बेस पर पहुंचता है और जैसे ही वो कुछ ढूंढने के लिए एक ड्रॉवर ओपन करता है तो J3 उसके ऊपर गिर जाती है, जो कि काफी वीक हो चुकी थी। वो उसे मॉन्स्टर कहती है। वो पूरी कोशिश करता है उसे शांत करते हुए एक्सप्लेन करने की। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि J3 का ब्रेन कंप्यूटर नहीं बल्कि एक बायोकेमिकल एलिमेंट है, जिसमें वो सिग्नल एक्सट्रैक्ट कर सकता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जॉर्ज ने आर्काइव कंपनी का डेटा चोरी कर दिया, जिससे वो जूल्स का आर्काइव J3 के अंदर डालना चाहता है। 1 साल के ट्रायल के बाद फाइनली उसे जूल्स के सिग्नल दिखते हैं। उसके बाद वो पर्सनैलिटी टेम्पलेट बनाता है और फिर उसका फिजिकल वर्जन क्रिएट करना शुरू करता है। वो उसे एश्योरेंस देता है कि वो चौथा रोबोट नहीं बनाएगा। J3 से बात करके उसे पता चलता है कि J2 उसे उस रूम में लेकर आया। आखिर में उसे बताती है कि J2 ने ही उसे ड्रॉवर में बंद कर दिया। जॉर्ज ये सब सुनकर गुस्से में J2 के पास जाता है, जो कि गिल्टी फील कर रही थी। वो चाहती थी कि J3 को सच पता चले, लेकिन उसका मोटिव जॉर्ज को हर्ट करना नहीं था। जॉर्ज गुस्से में उसे टर्न ऑफ करके चला जाता है। जॉर्ज को साइमन का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि आर्काइव कंपनी उससे उसके वाइफ के बारे में बात करना चाहती है। कंपनी को शक है कि उसने बेस पर 2 रोबोट्स बना रखे हैं और वो उन दोनों को करीब से देखना चाहते हैं। साइमन उसे अश्योर करती है कि उसकी रिसर्च कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, लेकिन कंपनी उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की धमकी देती है। कुछ दिन बाद जॉर्ज J2 के पास जाता है, जब J2 को अजीब लगता है और उसे शक है कि जॉर्ज ने उसके पैर J3 को दे दी है। जॉर्ज इस बात से मना करता हुआ कहता है कि उसे किसी और जरूरी काम से उनकी जरूरत थी। जिस दौरान J2 को शट डाउन किया गया था, जॉर्ज J3 पर काम कर रहा था, जिसमें उसने J2 के पैरों को डिसमेंटल करके मॉडिफाई करके और बेहतर बनाया, फिर उन्हें J3 की बॉडी पर फिट किया। अब J3 के पास कंप्लीट ह्यूमन फॉर्म थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि J2 काफी डिप्रेस फील कर रही थी। उसे लगता है कि उसका यूज किया गया है। वो अकेले एक झरने के पास जाया करती है, जिससे उसकी पावर कम होती है और वो शट डाउन हो जाती है। J1 जॉर्ज को उसके बारे में बताती है, लेकिन जब वो J2 को चेक करता है तो उसे कोई डैमेज नहीं दिखता। लेकिन J2 उससे कहती है कि फिजिकल डैमेज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ठीक है। जॉर्ज उसके इस बिहेवियर से इरिटेट होकर उससे कहता है कि वो अब तब ही बात करेंगे जब J2 ओवर रिएक्ट करना बंद कर देगी। जॉर्ज अब J3 के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगा था, जिसमें वो लोग साथ में डांस और काफी मजे करते हैं। J2 चुपके से उन्हें देखती है कि उनके बीच का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जो उसे सही नहीं लगता। वो काफी उदास होकर J1 को गुड बाय कहकर जॉर्ज के लिए एक लेटर छोड़कर वहां से चली गई। वो खराब मौसम में बाहर जाकर एक लेक के सामने खड़ी हो गई और धीरे धीरे पानी में डूब गई, जिससे उसकी बॉडी डैमेज हो गई और सिग्नल लूज हो गया। जॉर्ज घबराता हुआ उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे उसका कोई सिग्नल नहीं मिलता। आखिर में वो J2 की बची हुई चीजों को फ्यूनरल की तरह जमीन पर गाड़ कर लास्ट राइट्स पे करता है। J3 के सिस्टम में जूल्स की मेमोरी का डेटा भी डाला गया था, जिससे वो जॉर्ज के प्यार को फील कर सकती थी। J3 जॉर्ज के बेड में लेट जाती है, जब जॉर्ज उसे जूल्स समझकर किस कर देता है, लेकिन जब वो आंखें खोलकर J3 को वहां पाता है तो उससे वहां से जाने को कहता है। अगले दिन जॉर्ज उसे फाइनल टच देता है। जब J3 होश में नहीं थी तो उसे जूल्स की मेमोरी के फ्लैशेस आते हैं, जैसे कि कार एक्सीडेंट वाली मेमोरी, जहां एक पुलिस ऑफिसर एक मरे हुए इंसान के लिए आर्काइव मशीन अनाउंस करता है। J3 रिकॉल करती है कि जूल्स प्रेग्नेंट थी। बाद में साइमन गुस्से में जॉर्ज को कॉल करती है और यहाँ आर्काइव कंपनी को J2 लेक के नीचे मिली थी, जिससे ये प्रूव होता है कि जॉर्ज ने कंपनी का डेटा चुराया है।
साइमन जॉर्ज को कंपनी से निकालने का डिसाइड करती है जब जॉर्ज बेस सिस्टम में सब कुछ ऑफ कर देता है। J3 को लगता है कि साइमन बुरी है, इसलिए वो स्क्रीन तोड़ देती है। जब जॉर्ज वहां नहीं था तो J3 को आर्काइव कंपनी से जूल्स का कॉल आता है, जिसे J3 बताती है कि वो अभी यहाँ नहीं है और साथ ही वो कहती है कि जब जूल्स पूरी तरह से वैनिश जाएगी तो वो जॉर्ज का ध्यान रखेगी। हम कॉल पर दूसरी तरफ देखते हैं कि जूल्स काफी कंफ्यूज होती है और समझ ही नहीं पाती कि J3 क्या कह रही है। J3 का कहने का मतलब ये था कि जब जूल्स का आर्काइव एक्सपायर हो जाएगा, मतलब कि 200 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो उसका ध्यान रखेगी। जॉर्ज वापस आकर फोन लेता है और उसे कहता है कि वो अभी सब कुछ तो समझा नहीं सकता, लेकिन वो जल्दी सब कुछ ठीक कर देगा। J3 ये सब सुनकर शॉक हो जाती है। फाइनली अब जॉर्ज डिस्क्लोज करता है कि वो J3 की कॉन्शियसनेस को डिलीट करके उसे जूल्स की कॉन्शियसनेस से रिप्लेस करना चाहता है, लेकिन J3 मरना नहीं चाहती और वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि जूल्स ऑलरेडी मर चुकी है। वो रोने लगती है और जॉर्ज पर गन तान देती है। वो उससे इस बारे में और सवाल पूछती है कि आर्काइव कंपनी को आखिर उससे क्या चाहिए। जॉर्ज उसे कहता है कि वो सिर्फ J3 को एग्जामाइन करके देखना चाहते हैं कि उसने क्या इन्वेंट किया है। J3 काफी कंफ्यूज होती है। जॉर्ज उससे माफी मांगता हुआ कहता है कि उसकी वजह से उसकी वाइफ की डेथ हुई, इसलिए उसने J3 को बनाया जिससे कोई वो अपनी वाइफ के साथ बाकी की जिंदगी जी पाता। यही वो टाइम होता है जब J3 को रियलाइज होता है कि असल में जॉर्ज काफी पहले ही मर चुका है। ये सिर्फ जॉर्ज का कॉन्शियसनेस है जो कि वैनिश नहीं होना चाहता। J3 चाहती है कि अब जॉर्ज का कॉन्शियसनेस हमेशा के लिए चले जाए। ये मान करके उसने अपनी वाइफ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, इसलिए वो उसे वो आर्काइव खुद के अंदर डालने की परमिशन देती है। जॉर्ज बिना देरी किए आर्काइव उसके अंदर डाल देता है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। बेहोश होकर जब J3 वापस कॉन्शियसनेस में आती है तो वो उसे ऐसे नाटक करती है कि वो जैसे वो जूल्स है। जॉर्ज कुछ देर के लिए काफी खुश होता है, लेकिन अचानक फोन बजता है। कंपनी की रिकवरी टीम जो कि उसे और उसके रोबोट्स को लेने आ रही थी, अचानक गायब हो जाती है। जब जॉर्ज अपनी सीक्रेट प्रोजेक्ट को चलाने वाला था, उसका सबकॉन्शियसनेस कितना भी सच से भागने की कोशिश करे, लेकिन सच यही है कि वो काफी पहले ही मर चुका है। J3 उसे मना करती है, लेकिन फिर भी जॉर्ज फोन की तरफ बढ़कर उसे पिक करता है और जूल्स की आवाज सुनता है। वो रोने लगती है और जॉर्ज को बताती है कि आर्काइव कंपनी ने उसे बताया कि जॉर्ज की कॉन्शियसनेस पूरी तरह से वैनिश होने वाली है। ये शायद आखिरी बार होगा कि वो उससे बात कर रही है। इस मोमेंट पर जॉर्ज को रियलाइज होता है कि एक्सीडेंट पे उसकी वाइफ नहीं बल्कि वो मरा था और उसके आर्काइव को कंपनी ने इस रिसर्च के लिए भेजा। जूल्स उसके वैनिश होने से पहले उसे आखिरी बार कॉल कर रही है, जो कि अपनी बेटी के साथ है। वो अपनी बेटी को जॉर्ज से बात करने के लिए कन्विंस करती है। जॉर्ज की आंखों में पानी आ जाता है जब वो अपने सच को कन्फ्रंट करता है और फाइनली गायब हो जाता है। जूल्स फोन रखकर वहां से अपनी बेटी को लिए चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पे खत्म होती है।